हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज मैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में आपको व्युत्क्रम के आगे वाले पार्ट को पढ़ाऊंगा। ठीक है, व्युत्क्रम में इससे पहले मैंने आपको जो है डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव निकालना, उनके बीच पथांतर, कलांतर, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। ठीक है, पथांतर कब बनता है, कलांतर कब बनता है, पथांतर कब कितना होता है, ठीक है, दीप्त फ्रिंजें कैसे बनती हैं, अदीप्त फ्रिंजें कैसी बनती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब यंग का दिक् रेखा छिद्र प्रयोग, ये आप आज आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद इन रेखा छिद्र में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है, उसकी चौड़ाई निकालने का सूत्र पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अभी हम शुरुआत करते हैं कौन सा, यंग दिक् रेखा छिद्र प्रयोग। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे यंग ने क्या बताया, यंग उनका नाम था। ठीक है, युवा वाला यंग नहीं, यंग उनका क्या था, नाम था। यंग का दिक् रेखा छिद्र प्रयोग, उनका एक सेटअप था, उसमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स था। ये देखिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है आपको मैं पहले बता देता हूँ। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी प्रकाश स्रोत, मतलब कोई एक रंग का प्रकाश स्रोत होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए लाल रंग का प्रकाश स्रोत ले लीजिए या कोई ले लीजिए, मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब एक वर्णी प्रकाश स्रोत। अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। ठीक, अब उसके बाद हमने सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है, मतलब हमने नहीं लगा रखा है, यंग ने लगाया था। ठीक है, उसी का ये सेटअप है। और उसके बाद जो है अब ये कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट आती है उसको क्या करती है, पैरेलल कर देती है। और पैरेलल क्यों करती है ये आपको मालूम है। ठीक है, और ये सोर्स कहाँ पर रखा जाता है, कॉन्वेक्स की कहाँ रखा है, कॉन्वेक्स के फोकस, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर। और फोकस से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। अब ये किरणों को समांतर करने का क्या मतलब था, समांतर करने का मतलब ये है कि जिससे जो है यहां से एक समतल तरंगाग्र मिल सके। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस ने बताया कि तरंगाग्र चलते हैं, क्या होते हैं, तरंगाग्र, छोटे अलग अलग तरंगाग्र चलते हैं। तो जिससे यहां पर एक से प्लेन जो है तरंगाग्र मिल सके, समतल तरंगाग्र मिल सके। ठीक है, उसके आगे एक दो रेखा छिद्र हैं S1 और S2। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं हम S1 और S2। अगर दो रेखा छिद्र हैं, ये क्या होता है कि एक दफ्ती ले लेते हैं, ठीक है, और दफ्ती के बीच में एक पतली सी ऐसे पतला सा कट इधर लगाते हैं और इधर थोड़ी सी दूर पर, मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम। यहां पर S1 और S2 के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। ठीक, दो रेखा छिद्र बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। और ये सामने है आपका स्क्रीन, जिस पर आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जिस पर आपको व्युत्क्रम पैटर्न मिलता है, यहीं पे आपको व्युत्क्रम पैटर्न मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका स्क्रीन। अब यहाँ पर S1 और S2, अगर इसको आप इस मतलब ये पूरा सेटअप था किसका, यंग का। ठीक है, यंग एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इनके आने से एक रेवोल्यूशन आई इस थ्योरी में। ठीक है, लाइट की थ्योरी में। देखिए कैसे आई, इससे पहले जो है थ्योरी क्या मानी जाती है, मतलब लाइट क्या मानी जाती थी, लाइट के बारे में बताया था, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, संचरण करता है, कणिका है। ठीक है, न्यूटन्स के क्या नाम है, कणिकाओं का सिद्धांत आपने पढ़ा है। ठीक, लेकिन यहाँ से जो है उन्होंने वेव बताया था, किसने, हाइगेंस ने। लेकिन इस प्रैक्टिकल से, इस प्रयोग से इस बात को क्या मिली, मतलब मान्यता मिली। ठीक, कैसे, देखिए यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से तरंगें चली, मतलब किरणें चली, और किरणें चलने के बाद इससे पैरेलल हो गई। तो यहाँ से एक समतल तरंग है, मतलब S1 और S2 पर क्या आ रहा, समतल तरंगाग्र गिर रहा है। ठीक, S1 और S2 मतलब रेखा छिद्र। अगर ये चाहें तो आप प्रयोग ऐसे भी देख सकते हैं घर पर। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। देखिए आप एक जो है कांच का स्लाइड ले लीजिए और उसको जो है थोड़ा सा उसको काला कर लीजिए, पेंट कर लीजिए या काला कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद या जो है किसी दिया जो है मोमबत्ती के पास उसको ले जाइए, वो काला हो जाएगा, कालिख लग जाएगी उस पर। उसके बाद एक माचिस की तीली लीजिए, उस पर एक स्क्रैच मार दीजिए, दो पास में। ठीक, तो वही ये आपका क्या है, रेखा छिद्र है। ठीक है, और उसके बाद अगर पूरे कमरे में अंधेरा हो और एक साइड से अगर मोमबत्ती जलाइए, दूसरी साइड में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। देखिए, तो ये हो गया आपका S1 और S2 हो गया। ठीक, अब उसके बाद स्क्रीन पर इसका क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। मतलब इसमें जो है आपको ऐसे
क्या मिलती है, व्यतिकरण फ्रिंजें मिलती हैं। वो कैसे मिलती हैं हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से प्लेन समतल तरंगाग्र चला, अब S1 और S2 पर जब गिरा तो हाइगेंस ने क्या बताया था, मतलब इनका जो प्रयोग था वो हाइगेंस सिद्धांत पर आधारित था। मतलब इसकी जो व्याख्या की गई, यंग के द्वितीयक रेखा छिद्र के प्रयोग की जो व्याख्या की गई वो किसके आधार पर की गई है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो यहां से जब S1 और S2 पर ये तरंगे गिरी तो S1 और S2 एक नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ये बात किसने बताई थी, हाइगेंस ने बताई। ठीक, तो अब S1 और S2 से सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। तो इस तरीके से S1 S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं स्क्रीन और इसके बीच में क्या करेंगे, अध्यारोपण करेंगे। और अध्यारोपण करने के जब अध्यारोपण करेंगी तो अध्यारोपण की घटना के बाद कुछ बिंदुओं पर तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, कुछ पर क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, इस तरीके से ये अध्यारोपण करती हुई कहां पर पड़ेंगी, स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, पैटर्न कैसा होगा, ये आपका कहीं पे डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है, डार्क फ्रिंज बनेगी मतलब एक पतली सी पट्टी बनेगी जहां पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम। ये मान लेते हैं ब्राइट फ्रिंज है, कैसी है, ब्राइट। और ये कौन सी है आपकी, ये वाला भाग है आपका कौन सा, डार्क है। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, तीव्रता अधिकतम हुई, यहां पर तीव्रता क्या हुई, न्यूनतम हुई। ठीक, यहां पर फिर तीव्रता अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम। इस तरीके से एक पैटर्न मिलता है, मतलब डार्क और ब्राइट फ्रिंजों का एक क्या मिलता है, पैटर्न मिलता है, ऐसे फैलता जाता है। ठीक है, देखिए ये आपका जो प्लेन रखा वो ऐसे रखा है, मतलब सेटअप कैसे है, इस तरह है, ऐसे समझिए, ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये आपका सेटअप है, देखिए ये ऐसे। ठीक, लाइट इधर से पड़ रही है, यहां पर रेखा छिद्र है, स्क्रीन इधर है। इसका मतलब पैटर्न कैसे बनना है, इस तरह बनना है। ठीक है, ऐसे पैटर्न बनना है, ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए आप यहां से S1 और S2 से जब अध्यारोपण ऐसे करती हुई, देखिए S1 और S2 से जो तरंगे निकलेंगी वो ऐसी निकलेंगी, इधर से S1 से ऐसे निकलेंगी और S2 से ऐसे ऐसे निकलती हुई, ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे इसमें अध्यारोपण करती हुई यहाँ स्क्रीन पर जाकर एक पैटर्न बनाएंगे, किसका, डार्क और ब्राइट फ्रिंजों का। डार्क फ्रिंज का मतलब तीव्रता और सबसे कम है, आयाम भी वहाँ कम है, और जो है ब्राइट फ्रिंजों का मतलब वहाँ पर तीव्रता सबसे ज़्यादा है, आयाम भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से एक पैटर्न मिलता है। अब यहाँ से इस प्रयोग से कितनी बातें आपको पता चली, एक सबसे मेन बात पता चली कि भाई देखिए अगर ये समतल तरंगाग्र है, मतलब ये अगर प्लेन ऐसे तरंगाग्र है तो इसका मतलब इस रेखा छिद्र के सामने जो है इस स्क्रीन पर आपको कैसा मिलना चाहिए, ब्राइट फ्रिंज मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब तो ये हुआ ना, जैसे आप मान लीजिए किसी जो है कोई बड़ा सोर्स ऑफ लाइट, मतलब कोई बड़ा सा छेद हो और उससे लाइट मारेंगे तो सामने जो है उसके लाइट होगा, बाकी सब तरफ क्या होगा, बोलिए, बाकी सब तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए, ठीक इसके सामने पता लग रहा है डार्क फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, ऐसे मतलब यहां पर एक पैटर्न मिल रहा है, ना कि ऐसा हो रहा कि केवल रेखा छिद्र के सामने ही आपको सबसे ज्यादा प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं मिलता, यहां पर एक पैटर्न मिलता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से जब लाइट आ रही है, ठीक है, यहां से जब लाइट आ रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहां आने के बाद ये अध्यारोपण करते हैं और यहां पर एक पैटर्न बनाते हैं। इसका मतलब यहां पर जो है वेव, जो है एक वेव होती है, वेव ही अध्यारोपित होती है। ठीक है, और अगर ये समतल केवल सीधी रेखा में चलती है तो सामने केवल इस रेखा क्षेत्र के सामने ही प्रकाश होता, बाकी सब जगह प्रकाश नहीं होता। ठीक, इससे पता चलता है कि जो लाइट है वो वेव नेचर का है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, इससे हम रिजल्ट क्या निकलता है कि यह प्रयोग जो है वो लाइट के, प्रकाश के वेव मतलब तरंग प्रकृति की क्या करता है, पुष्टि करता है। ठीक है, मतलब यह प्रयोग प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक, देखिए इससे पहले जब आप जो है रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें जो आपका मतलब जिसे जो विवर्तन जो आपका परावर्तन अपवर्तन हो रहा था, उसमें जो आकार था, वस्तु का जो आकार था वो तरंगदैर्घ्य से बहुत ज़्यादा था, तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कहा S1 S2 बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, लगभग जो वेव आ रही है, मतलब जो तरंगें आ रही हैं उनकी तरंगदैर्घ्य के बराबर। ठीक है, तो यहाँ वेव नेचर शो करेंगी, कैसा शो करेंगी, वेव नेचर शो करेंगी। और जबकि इससे पहले जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर वस्तुओं का आकार, भाई उत्तल लेंस होता था, उसका भी आकार जो
तरंगदैर्ध्य आती हैं, प्रकाश किरणें उस पर पड़ती हैं, उसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मतलब ये डिपेंड करता है कब वेव नेचर करती हैं और कब जो है क्या करती हैं, आपकी वेव नेचर शो करती हैं कब, जब यहाँ पर आकार S1 और S2 का होगा क्या, बहुत छोटा, लगभग किसका, मतलब S1 S2 का आकार जो होता है वो आपतिक जो किरण होती है उसकी तरंगदैर्ध्य के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, और ये रे की तरह व्यवहार कब करती हैं, जब जो आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये सब क्या होता था, एक बड़ी ऑब्जेक्ट से होता था, मतलब उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, या कोई प्लेन सरफेस है, उससे होता था। तो वहां पर वो उसका व्यवहार कैसा होता था, रे की तरह होता था, एक प्रकाश किरण की तरह होता था। ठीक है, इस तरह से सही दोनों है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में भी चलता है और क्या है, वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, इसको अभी आगे भी पढ़ाया जाएगा, ये द्वैतीय प्रकृति का है। ठीक है, कणात्मक प्रकृति भी आपको पढ़ाई जा चुकी, न्यूटन ने बताया था। ठीक, तो अब देखिए इसके बीच का जो एक ये सेटअप है, मतलब ये तो सेटअप था, इसको इन्होंने देखा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या इन्होंने हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर की और उसके लिए नीचे आपका मैंने एक दूसरा चित्र बनाया है। ठीक है, उन्होंने दिखाया कि तरंगें कैसे अध्यारोपित कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो ये वाली है। ठीक, और ये आपका सोर्स है, सोर्स से ऐसे निकलेंगी तो भाई एस पर जब पड़ेंगी, एक सोर्स है सिंगल सोर्स, तो ये क्या करेंगे, ऐसे द्वितीयक तरंगाएं निकलेंगी जो आगे की ओर बढ़ना शुरू करेंगी। एक पर्दा P है, Q है और क्या है, R है। ठीक, अब उसके बाद S से सीधे एक लंबार्धक खींच दिया और R है स्क्रीन। R क्या है आपके पास, स्क्रीन, ये है आपका स्क्रीन। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रीन। अब देखिए अगर R स्क्रीन है तो देखिए यहां जब S से हम लंबार्धक खींचेंगे तो ये जो है यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा C पर। क्या बनेगा, C पर। वो कैसे बनेगा अभी हम दिखाते हैं। ठीक, देखिए यहां से एक तरंगे ऐसे ऐसे, देखो एक ये जो लाल रंग की है उसको मैंने लिखा, ये देखिए लाल रंग सुरंग को प्रदर्शित करता, हरा रंग किसको प्रदर्शित कर रहा है, गर्त को। ठीक है, बुक में आपको ये डॉटेड और कंटिन्यूअस मतलब छिन्न अविच्छिन्न रूप में मिलेगी आपको। ठीक, तो यहां मैंने हरे रंग को गर्त माना है, लाल रंग को क्या माना है, सुरंग माना है। ठीक है, तो पहले देखिए सुरंग निकला, फिर गर्त निकला, सुरंग गर्त, मतलब ये द्वितीयक तरंगाएं निकली। तो S1 और S से निकलने वाली प्रकाश किरण S1 और S2 पर समान कला में पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बीच से जो दूरी है, ठीक है, यहां से मतलब जो ये सेंटर पॉइंट है आपका, इसको कह लेते हैं O। ठीक है, तो O से S1 की दूरी, O से S2 की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब S से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं S1 और S2 पर कैसी पहुंचेंगी, समान कला में पहुंचेंगे। इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, कोरेंट सोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कोरेंट सोर्स कहेंगे। मतलब ये हुआ कि आपको मैंने बता रखा कोरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं आपके, कला संबद्ध स्रोत वे ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच कोई पथांतर या कलांतर ना हो, मतलब समान कला में आगे की ओर बढ़े। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद बात करते हैं, देखो S1 और S2 पर समान कला में पहुंची, तो इसका मतलब देखिए पहले इसमें से भी क्या हुई, सुरंग निकली, फिर क्या निकली, गर्त निकली S1 से, फिर सुरंग गर्त, मतलब S1 और S2 से सुरंग गर्त निकली और उसके बाद बीच में देखिए अध्यारोपित हो रही है। ठीक है, ये अध्यारोपण की घटना हो रही है, मतलब एक दूसरे की तरंगें क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो जब दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं तो देखिए कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम, तो कहां अधिकतम हो रही है, जब सुरंग और सुरंग, जहां पर सुरंग व सुरंग मिल रहे हैं, कौन मिल रहा है, सुरंग व सुरंग मिल रहे हैं वहां पर। ठीक है, तथा दूसरी जगह पर कहां पर, गर्त और गर्त, अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। क्या हो रहा है, मैक्सिमा। ठीक, और अगर एक सुरंग और एक गर्त बन रहा है, ठीक है, तो मिनिमा बन रहा है। कैसा बन रहा है, मिनिमा। समझ में आया। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए यहां पर देखिए लाल रंग के दोनों किरणें हैं, है कि नहीं, लाल रंग के दोनों चाप हैं, यहाँ पर हरे रंग के दोनों चाप हैं, फिर लाल रंग के, फिर हरे रंग के। इसका मतलब बीच में जो है यहाँ पर भाई संपोषी वितकर्ण, यहाँ पर संपोषी वितकर्ण, यहाँ पर संपोषी वितकर्ण, यहाँ पर संपोषी, मतलब जहाँ पर यहाँ पर इसको कहे, इसी को हम कहेंगे क्या, संपोषी वितकर्ण। मतलब मैक्सिमा जहाँ पर बनेगा वहाँ पर क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण। समझ में आया। ठीक, और जहाँ पर मिनिमा बनेगा वहाँ पर होगा क्या, विनाशी व्यतिकरण। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए विनाशी व्यतिकरण बन गया। देखिए तो इस तरीके से जहां पर लाल रंग की प्रकाश के, मतलब जहां पर दोनों के सुरंग मिल रहे हैं, लाल को हमने किससे दिखाया, सुरंग से, तो जहां पर दोनों सुरंग मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपका क्या बन रहा है,
बोलिए, वहां पर आपका संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, वहां पर संपोषी व्यतिकरण मतलब वहां पर तीव्रता क्या है, अधिकतम है। या जहां पर दोनों हरे रंग के प्रकाश किरणें मिल रही, वहां भी संपोषी व्यतिकरण, वहां भी तीव्रता अधिकतम है। इसी तरीके से मतलब जहां पर दोनों श्रृंग मिलेंगे वहां पर क्या है आपका संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर दोनों गर्त मिलेंगे वहां भी संपोषी व्यतिकरण। लेकिन जहां पर एक श्रृंग और एक गर्त मिलेगा वहां पर क्या है, विनाशी व्यतिकरण। देखिए यहां पर एक श्रृंग है, एक गर्त है। देखिए ये आपका एक श्रृंग मतलब एक लाल रंग की, एक हरे रंग की, यहां भी एक लाल हरे, यहां भी एक लाल हरे। तो इन बिंदुओं पर ठीक है कैसा व्यतिकरण हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो इसको निष्पन्द बिंदु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, निष्पन्द बिंदु। ठीक, और जहां पर तीव्रता अधिकतम है उसको कहते हैं प्रस्पंद बिंदु, और इनको मिलाने वाली रेखा, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा कहलाती है। मतलब जो तीव्र, जहां पर तीव्रता अधिकतम है उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रस्पंद रेखा कहलाती है, लिखा है। ठीक, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिक न्यूनतम है वह उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, निष्पन्द रेखा कहलाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रस्पंद रेखा स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंजों का निर्माण करती है, मतलब जो है चमकीली फ्रिंजों का निर्माण करती है, मतलब चमक अधिक होती है। ठीक है, और जबकि डार्क फ्रिंजों, जबकि डार्क फ्रिंजें जो है वहां पर तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक, और इसको हम कहते हैं निष्पन्द रेखा, मतलब प्रस्पंद रेखाएं ब्राइट फ्रिंजें और निष्पन्द रेखाएं डार्क फ्रिंजों का निर्माण करती हैं। बात समझ आए। ठीक, तो ये अध्यारोपण की घटना बीच में समझ में आई। ठीक है, इन बिंदुओं को समझ लीजिए ध्यान से। देखो जहां पर लाल 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 या हरा हरा रंग मिल रहा है, मतलब जहां पर आपको दोनों एक जैसी तरंगें मिल रही हैं वहां पर तीव्रता क्या है, अधिकतम है, वहां पर आपका संपोषी व्यतिकरण। और जहां पर दोनों अलग अलग है, मतलब एक लाल और एक हरा है, वहां पर तीव्रता क्या है आपका, न्यूनतम है, मतलब वहां पर कैसा व्यतिकरण है आपके पास, विनाशी व्यतिकरण है। तो ये व्यतिकरण की घटना को इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। समझ में आया सबको। ठीक, अब देखिए यहां पर हमने एक कहा एक वर्णी प्रकाश स्रोत। क्या जरूरी है कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए? ठीक है, क्या श्वेत प्रकाश में नहीं हो सकता ऐसा, प्रकाश सूर्य की लाइट में ऐसा नहीं हो सकता, होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर सनलाइट ले लिया जाए, ठीक है, तो सनलाइट लेने से पर यहां पर जो व्यतिकरण फ्रिंजें बनेंगी उसमें रंग, जो कई रंग की फ्रिंजें बनेंगी, क्या बनेंगी, कई रंग की फ्रिंजें बनेंगी, जिसमें लाल रंग की फ्रिंजों की चौड़ाई सबसे ज्यादा, लाल रंग की फ्रिंजों की चौड़ाई सबसे ज्यादा, बाकी बैगनी रंग की फ्रिंजों की चौड़ाई सबसे कम होगी। बात समझ में आई सबको। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा नहीं कि श्वेत प्रकाश किरण नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप अगर व्यतिकरण फ्रिंजों को सही से देखना चाहते हैं तो यहां किसी एक रंग के प्रकाश किरण लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक रंग के प्रकाश किरण लेने से यह होता है कि यहां पर स्क्रीन पर जो पैटर्न बनता है वो बराबर उसका मिलता है, क्या नाम है, मोटाई का मिलता है, मतलब उनकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, ब्राइट डार्क। तो इस तरह एक पैटर्न उसको समझने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी किसकी, यंग दिक् रेखा छिद्र का प्रयोग। ठीक, अब आगे के टॉपिक में हम क्या पढ़ाएंगे आपको कि यहाँ ब्राइट और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, मतलब इनकी चौड़ाई कितनी होती है, इन चीज़ों के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। तो सबको निष्पन्द रेखा, प्रस्पंद रेखा, प्रस्पंद रेखा क्या होती है, जहाँ पर जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रस्पंद रेखा कहलाती है। और प्रस्पंद रेखाएं जो हैं वो किन प्रकार के फ्रिंजों का निर्माण करती हैं, ब्राइट फ्रिंजों का निर्माण करती हैं। ठीक है, ब्राइट मतलब चमकीली फ्रिंजों का। ठीक है, जबकि जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उनको निष्पन्द बिंदु कहते हैं, और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा निष्पन्द रेखाएं कहती हैं, और वो स्क्रीन पर कैसी फ्रिंजों का निर्माण करती हैं, डार्क फ्रिंजों का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये वेव नेचर शो करती हैं, मतलब ये जो इस यंग द्विक रेखा छिद्र प्रयोग से, ठीक है, आपको क्या पता चलता है कि प्रकाश जो है वेव नेचर का है। ठीक है, ये बात प्रूव हो चुकी थी और इसको इन्होंने प्रूव किया। हाइगेंस ने भी वेव नेचर मान के ही हाइगेंस की द्वितीय क्रियाओं का सिद्धांत दिया, लेकिन इन्होंने इस प्रयोग से इसको सिद्ध किया। अगर यहां पर ध्यान से देखिए, अगर ये सीधी सरल रेखा में चलता तो सामने स्क्रीन पर, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, हाथ के बीच में रेखा छिद्र, प्रकाश ऐसे पड़े तो सामने जाके जो है प्रकाश पड़ना चाहिए ना कि दाएं बाएं। तो यही काम यहां पर हो रहा है, मतलब अगर आपको प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है तो प्रकाश जो इससे गुजरेगा वो स्क्रीन पर दिखना चाहिए, बाकी पूरा स्क्रीन कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर यहां से प्रकाश गुजरता है, ठीक है, मतलब रेखा छिद्र S1 और S2 अगर बहुत छोटे हैं, मतलब इनका आकार इसकी तरंगदैर्ध्य के बराबर लगभग में बराबर है, तो यहां पर एक पैटर्न मिलता है जिनको हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। और इन सभी फ्रिंजों को मिलाकर व्यतिकरण पैटर्न, मतलब ये भाग आपका व्यतिकरण पैटर्न कहलाता है, ये वाला।
ठीक है, सबको मिला के, मतलब ब्राइट और डार्क मिलके जो है क्या होता है, ये एक पैटर्न प्राप्त होता है, इसको कहते हैं हम व्यतिकरण। ठीक है, तो इस तरीके से इनका प्रयोग हो गया। अब हम इनकी चौड़ाई के बारे में सूत्र ज्ञात करेंगे, कैसे इन फ्रिंजों की चौड़ाई निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ाएंगे आपको फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। जो अभी व्यतिकरण पैटर्न मैंने आपको बताया, जो पढ़ाया, उसमें जो फ्रिंजें बन रही थी उसकी चौड़ाई के लिए जो है व्यंजक हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम उसी चित्र को थोड़ा सा जो है मैथमेटिकली देखते हैं। देखिए कैसे, मान लिया ये आपका यहां एक रेखा छिद्र है S1 और यहां पर एक रेखा छिद्र है S2। ठीक है, हम पूरा स्क्रीन पूरा पैटर्न फिर से नहीं बना रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। अगर पीछे जो है अभी जो मैंने पढ़ाया उस पर 2 हमने लिया था, बाकी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है इधर। ठीक है, एक पर्दा और है, वो है। हम केवल डेरिवेशन के लिए, हम केवल मैथमेटिकली जो प्रूव कर रहा है उसका हम चित्र बना रहे हैं। ठीक है, और ये था आपका स्क्रीन, ये है आपका स्क्रीन यहां पर। ठीक, अब देखिए 2 चीजें हैं, ये पॉइंट था इसका सेंटर, हमने मान लिया ये 2 स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। मान लेते हैं इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, और बहुत कम होती है, 0.1 mm में ऐसे लिया जाता है। आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे तो उसमें ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप क्या यहाँ से अगर यहाँ पर हमने एक लंब डाला था ऐसे सेंटर पर, ये हो गया आपका क्या, ओ हमने मान लिया, क्या हो गया, ओ। ठीक, अब O पर अगर हम सबसे पहले O की बात कर छोड़ते हैं, एक अगर मान लिया हम पहले यहाँ पर एक P पर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, P पर। मान लिया P पर हमें कोई फ्रिंज पता करनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ से S1 से द्वितीयक तरंगिका एक इस पर पहुँचेगी और एक जाएगी इस पर। ठीक है, इसको हम जरा सेंटर से ऐसे क्या करते हैं, बीच में मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो ये एंगल हमने लिया क्या, थीटा, ये एंगल हमने क्या लिया, थीटा। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कितनी है, YM है, कितनी है, YM, यहाँ से यहाँ तक। मतलब हम ये मान लेते हैं एक समय के लिए कि O से पहली जो दीप्त फ्रिंज है वो कहाँ पर बनती है, YM दूरी पर P पर बनती है। तो इसी की स्थिति हमको ज्ञात करनी है कि कहाँ पर बनती है। ठीक, चलिए भाई शुरू करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कोण हमने थीटा मान लिया। अब सबसे पहले तो आप देखिए O पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, O पर कौन सी फ्रिंज बन रही है। इसके लिए अगर देखें तो S1 और S2, मतलब यहाँ सेंट्रल से जो है वो क्या है, अगर इसको C कह लो, इसको हम कह लेते हैं सेंट्रल मैक्सिमा C। ठीक, इसको कह लेते हैं O। तो O से S1 की दूरी और O से S2 की दूरी आपको बराबर लेनी है। ये बात मैंने प्रयोग में बताया था, प्रयोग के वक्त, कि दोनों स्लिटों की दूरी उसके सेंटर से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। ठीक, तो अगर ये दूरी दी है तो इसका मतलब S1 से C पर और S2 से C पर पहुंचने तरंगिकाओं के बीच पथांतर अगर ज्ञात करेंगे, ठीक है, S1 और S2 से C पर पहुंचने तरंगिकाओं के बीच पथांतर, तो क्या निकलेगा, उसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्या, माना, ठीक है, S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, उसमें लिखेंगे माना S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। ठीक है, उसके आगे 2 जो है उसके ठीक समान, उससे समान दूरी पर S से 2 रेखा छिद्र कौन से हैं, S1 और S2 हैं, और ये कला संबद्ध स्रोत है। और हम ये मानते हैं कि C पर जो है वो क्या बनना है, भाई C पर मानते नहीं, C पर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि वहां के बीच पथांतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, S1 से C की दूरी, S2 से C की दूरी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर दोनों बराबर हैं तो इसके बीच यहाँ पथांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर पहुंचेंगे, एक ही, मतलब यहाँ पर व्यतिकरण कैसा होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। यहाँ पर बनेगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा, क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, ये बात आपको हमने बताई है। ठीक, अब हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि C से मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से YM दूरी पर P पर हमें जो है कोई एक दीप्त फ्रिंज मिलती है। ठीक है, तो हमें उसी दीप्त फ्रिंज की स्थिति याद करनी है। तो देखिए S1 व P से S2 से P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर, पहले भाई एक तरंग S1 से P पर जाना है, एक तरंग को S2 से P पर जाना है, तो कौन सी ज़्यादा चलेगी,
भाई किसकी दूरी ज़्यादा है, मतलब किसको ज़्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक, देखिए S1 से P की दूरी कम है, जबकि S2 से P की दूरी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब जो S2 से द्वितीयक तरंगिका चलेगी उसे ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा P तक पहुँचने के लिए। समझ में आ रही है, ठीक है, मतलब अगर S2 से जो तरंगे चलेगी वो P तक पहुँचने में उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, S1 से सामने वाली तरंगिका पर सीधे क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, और ये लिख लिया मैंने, मान लिया S2, इसको कह लिया A, ठीक है। इतनी ही दूरी इसको क्या करनी पड़ी, ज़्यादा दूर तय करनी पड़ी। समझ में आया, ठीक। तो अब देखिए, अब आप ये ज्ञात करने के लिए ये कोण हमने थीटा मान लिया है, भाई ये वाला कोण हमने थीटा क्या किया है, मान लिया है। तो अब देखिए ये दूरी हम मान लेते हैं, ये पथांतर है डेल्टा x, ठीक है। तो लिख लेंगे, अतः यहां पर लिखेंगे S1 व S2 से, S1 व S2 से P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर वाली तरंगों के बीच पथांतर, ठीक, तरंगों के बीच पथांतर। तो देखिए हमने क्या कहा कि पथांतर S2A निकला, बाकी सब बराबर है, मतलब इसको इतनी दूरी फालतू चलना पड़ा, मतलब ये हो जाएगा S2A, क्या लिखेंगे, S2A बराबर क्या चल हो गया आपका, देखिए पूरी दूरी आपको S2A बराबर S2P माइनस S1P। बात समझ आए, मतलब जो S1 से तरंग P तक पहुंचेगी उसे कितनी दूरी, डेल्टा x दूरी आपको कम चलनी पड़ेगी। देखिए तो डेल्टा x बराबर S2P माइनस क्या हो जाएगा, S1P। ये हो गया आपका क्या, पथांतर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डेल्टा x का ही मान निकालना है। तो डेल्टा x का मान हम कैसे निकालेंगे, इस पर ध्यान देते हैं, ठीक। हम यहां से एक देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो ये वाला आपका ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बोलो, ठीक। तो अगर इससे हम यहां से परपेंडिकुलर ऐसे खींच दें, खींचेंगे, ठीक है, मान लिया भाई ये तो 90 है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, ये लंब डाला गया तो 90 है कि नहीं। अगर इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इन केस भाई ये अगर देखिए तो दो ऐसे देखो, ये एक समतल लाइन ये है, ये इसको काट रही है ऐसे, और ये भाई हम ये एक समय के लिए मान लेते हैं कि S1 और S2 बहुत नज़दीक है। भाई हमने ये तो कहा नहीं कि बहुत दूर है, तो इसका मतलब S1P और S2P ये दोनों कैसी होंगे, लगभग पैरेलल होंगे। तो देखिए अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं ऐसे देखिए, और उसको दो रेखाएं ऐसे काट रही हैं, तो ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, थीटा और थीटा होगा कि नहीं होगा। तो इसी एंगल को तो मैंने थीटा माना है। देखिए S1 से P तक, S2 से P तक, ठीक है, मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहां से S1 से P और S2P जो तरंगे जा रही हैं वो सीधे कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। अब चित्र में आपको दिखाया गया, देखने में नहीं लग रहा कि पैरेलल है, लेकिन चूंकि S1 और S2 के बीच की दूरी इतनी कम है, बहुत कम है, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ mm में होती है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों तरंगे कैसी हैं, समांतर हैं। ये देखिए मैंने बनाई है, यही दोनों तरंगे हैं जो आपकी जा रही हैं। एक जा रही है ये S1 से P और ये भी जा रही है S2 से P। अब आपको ये चित्र में दोनों एक साथ दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने बनाया है, जबकि होता क्या है, होता ये कि S1 और S2 के बीच की दूरी इतनी कम है कि मान लीजिए ये ऐसे है, ऐसे S1 और S2, अब यहाँ पर P दिया गया है छोटा सा। तो अब देखिए, ये देखिए, अब इनको इन दोनों किरणों को हम क्या कर सकते हैं, लगभग समांतर मान सकते हैं। तो ये दोनों किरणें समांतर हैं, इसका मतलब अगर ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा है आपका। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कोण हमने क्या मान लिया, ये वाला कोण भी आपका कितना है, थीटा है, ठीक। अगर ये कोण थीटा तो ये वाला कोण कितना बचा, 90 माइनस थीटा, कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कोण कितना बचा, ध्यान दीजिए, ठीक। ये त्रिभुज ऐसा है, देखिए ये है ऐसा, ये 90 डिग्री मैंने दिखाया, ये कितना है 90, और अगर ये हमने थीटा दिखाया, ये ऐसे ड्रा किया है, देखिए ऊपर वाला ये थीटा दिखाया, तो ये कितना बचा आपका 90 माइनस थीटा बचा। भाई ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये देखिए ऐसे, ये सीधे लंब खींचा था सामने वाली भुजा पर ऐसे,
ठीक। तो देखिए ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 90 है, तो ये बचा कितना, देखिए 180 माइनस ब्रैकेट में 90 और माइनस 90 प्लस थीटा, मतलब ये 90 कैंसिल, मतलब कुल मिला के 90 180 हो जाएगा, माइनस 90 180 और ये दोनों 180 कैंसिल, बचा कितना, ये वाला कोण भी आपका थीटा, मतलब इसका मतलब ये भी कोण कितना बचा आपका, थीटा बचा कि नहीं बचा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इन चीज़ों को, ये नीचे वाला समझ में आ गया सबको। ठीक, तो इसको बिगाड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए अब यहां से त्रिभुज लेंगे, कौन सा, एक लेंगे आप S1A S2, ठीक है, S1 S2A में त्रिभुज S1 S2A में पहले ले लेंगे, और इसमें हम लेते हैं साइन थीटा। क्या लेते हैं, साइन थीटा। अब साइन थीटा ही क्यों लिया भाई, ये आपका लंब है, S1A लंब है। ठीक, आपको पता क्या है, S2A डेल्टा x माना है आपने, और ये हो गए इसकी डायगोनल, मतलब आपको लंब और कर्ण पता है, तो इसका मतलब लंब और कर्ण में अनुपात किसका होता है, साइन का ही होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, कोण के सामने लंब, मतलब डेल्टा x, और बटे कर्ण कितना है आपके पास, S1 S2। ठीक, या यहाँ पर नाम लिख लीजिए, अभी ये हो जाएगा आपका, पहले नाम लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा S2A अपान S1 S2, और ये बराबर में हो जाएगा डेल्टा x बटे कितना, बोलिए लंब बटे कर्ण, मतलब स्मॉल d, ये हो गया आपका साइन थीटा। ठीक, इसी प्रकार एक त्रिभुज ले लेंगे OCP में, त्रिभुज OCP में। ठीक, अब OCP में भी थीटा है, और यहां पे भी ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, कैपिटल D है, ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D है। तो अब यहां पर अगर ध्यान दें तो C से P आपको लंब पता है भाई, ये 90 डिग्री है, C से P लंब पता है, OC पता है, मतलब लंब और आधार पता है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगाएंगे भाई, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब आपका लंब कितना है आपके पास, बोलिए CP, और बटे आधार कितना है OC, मतलब ये हो जाएगा आपका YM बटे, ठीक है, ये कितना है आपके पास, इसको कह लीजिए आपका YM और अपॉन D। ठीक, ये हो गया। अब लिख लीजिए, चूंकि साइन थी, चूंकि S1 और S2 काफी पास में है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं, तो P बिंदु भी C के बहुत समीप होगा, P बिंदु भी C के क्या होगा, बहुत समीप होगा। इस तरीके से साइन थीटा बराबर किसके लिख सकते हैं, tan थीटा के लिख सकते हैं ना। तो लिखिए, देखिए अभी मैंने आपको ये समांतर किरण समझाया ना, कि S1 और S2 से जो किरणें जा रही हैं वो लगभग पैरेलल, मतलब लगभग समांतर जा रही हैं, तो समांतर जा रही हैं, तो इसका मतलब P बिंदु इसके समीप है। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि S1 व S2 बहुत समीप हैं, बहुत कहां पर हैं, समीप हैं, अतः S1 व S2 से निकलने वाली तरंगें, S1 व S2 से निकलने वाली तरंगें कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तरंगें कैसी होंगी, समांतर होंगी। अतः हम लिख सकते हैं, अतः साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अतः हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर tan थीटा। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, साइन थीटा बराबर tan थीटा है, तो इसका मतलब डेल्टा x YM बटे D, देखिए YM बटे D हम लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिखेंगे, अतः इसलिए YM बटे D, क्या लिख सकते हैं, YM बटे D, और बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर YM बटे D बराबर डेल्टा x बटे स्मॉल d, तो YM का मान क्या निकलेगा, यहां देखिए YM बराबर हो जाएगा आपका, YM बराबर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x, और इस देखिए यहां पर YM बटे कैपिटल D है, यहां पर क्या है, YM बटे कैपिटल D। ठीक, तो हो गया YM बटे कैपिटल D। अब यहां पर अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये डेल्टा x और इंटू कैपिटल D और बटे स्मॉल d, ये हो गया आपका क्या, YM। इसको बनाएंगे आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका YM समीकरण नंबर
1। अब आप जो है स्थितियों का पता लगाएंगे, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस निकल आई वाई एम की डिस्टेंस आपको पता हो गई, ठीक है। जहां पर डेल्टा एक्स क्या है आपका, पथांतर है। डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर। अब शुरू करते हैं, ठीक। किसके लिए, सबसे पहले हम दीप्त फ्रिंजों की स्थिति की पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो चलिए देखते हैं दीप्त फ्रिंज की स्थिति। दीप्त फ्रिंज की स्थिति, चलिए देखिए। अब आपने दीप्त फ्रिंज की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था, दीप्त फ्रिंजें कब बनती हैं, ठीक है। ब्राइट फ्रिंजें कब बनती है, जहां पर तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो जब मैंने मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला फार्मूला प्रूव कराया था, तीव्रता बताया था, तो वहां पर हमने बताया था कि आपका संपोषी व्यतकर्ण के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, कलांतर क्या होना चाहिए, और विनाशी व्यतकर्ण के लिए पथांतर कलांतर क्या होना चाहिए। ये बात आपको पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो देखिए यहां पर दीप्त फ्रिंज की स्थिति, तो जब मैंने आपको इंटेंसिटी का फार्मूला प्रूव कराया था, तो वहां पर बताया था दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एम लैम्डा या एन लैम्डा जो लिखाया था। डेल्टा एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एम लैम्डा, ठीक। तो समीकरण नंबर 1 से अगर देखिए, समीकरण नंबर कहां से, 1 से, तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू रखें तो वाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर एम लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू एम लैम्डा रख देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगी, दीप्त फ्रिंज की स्थिति मिल जाएगी आपको, ठीक है। वाई एम इज इक्वल टू, ये हो गया आपका दीप्त फ्रिंज की एम डी लैम्डा बाई डी। इसको लिख लीजिए सही से, समीकरण नंबर 1 से दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकले वाई इज इक्वल टू एम कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये निकल आया आपका, ठीक। इसको बंद कर लीजिए, दीप्त फ्रिंज की स्थिति आ गई। इसी प्रकार से अगला निकालेंगे किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। किसकी निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब देखिए अगर अदीप्त फ्रिंज की स्थिति आपको निकालनी है तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या निकलेगी, चलिए देखते हैं। अब देखो अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या था, ये दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर था, के लिए पथांतर, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, ठीक। अब यहां पर अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, ठीक। अगर अदीप्त फ्रिंज की पथांतर को अगर याद हो तो डेल्टा एक्स बराबर मैंने क्या बताया था, 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2 निकलवाया गया था, ठीक। ये पूरी वैल्यू उठा के रख दीजिए यहां पर समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक। अगर समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा। अब यहां पर हम m बराबर क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। जहां m बराबर यहां पर रख लेंगे, जहां m बराबर इस वाले में m बराबर आप रख सकते हैं 0, 1, 2, 3 रख सकते हैं, एंड समान जो भी मन चाहे रखें। अगर 0 रखेंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर, और 1 रखेंगे तो पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी, 2 रखेंगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज मिलेगी, ठीक है, दूसरे दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब समीकरण नंबर 1 से अगर रखेंगे तो देखिए वाई एम इज इक्वल टू, अगर डी बाई स्मॉल डी और डेल्टा एक्स कीजिए पर ये रखिए 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2, मतलब अगर इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए वाई एम इज इक्वल टू, इसको लिखिए कितना 2m-1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d, ये हो गया आपका, ठीक। ये हो गई किसकी, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, ठीक। अब देख लीजिए अगर ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति हो गई आपकी, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका अदीप्त फ्रिंज। अब दो फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई अब निकलेगा सूत्र, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक जो निकालना था, जो मेन आपका था फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, तो दोनों की स्थितियां पता लग गई, ठीक है। अब फ्रिंज चौड़ाई के लिए आपको सूत्र निकालना है, ठीक है। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र जब निकालेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, देखिए एक दीप्त तथा एक अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फ्रिंज चौड़ाई कहेंगे, ठीक है। एक दीप्त तथा एक अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। हमने जो है जब अगर इसको चाहे m कह लीजिए, चाहे n कह लीजिए, चाहे एन डी लैम्डा बाई डी, चाहे इसको क्या लिख सकते हैं हम वाई एन इज इक्वल टू 2m-1 डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है। अब हम फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे, चलिए देखते हैं फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक।
यही आपको ज्ञात करना था, क्योंकि हमारा उद्देश्य था फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो अब फ्रिंज की चौड़ाई की ये तो स्थिति पता लगी, तो अब हम चौड़ाई ज्ञात करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई सबसे पहले किसकी ज्ञात करेंगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ब्राइट फ्रिंजों की चौड़ाई। ठीक, तो देखिए हम अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी जो है वो फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज, क्रमागत देखो सी से पी हमने यहाँ पर दीप्त माना, और यहाँ पर भी मतलब ये सेंट्रल आपका ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ पर आपने क्या बनाया, ब्राइट फ्रिंजेस बनाया ना, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर ब्राइट बनता ही है, यहाँ पर क्या है ब्राइट है, और ये भी आपका क्या आपने पहले मैंने बताया कि जो है सी से पी दूरी पर वाईएम दूरी पर हमने मान लिया था कि ब्राइट फ्रिंज बनती है। ठीक है, तो किन्हीं दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, या किन्हीं दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, मतलब या तो किन्हीं दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, या तो किन्हीं दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा और समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये आपकी कौन सी है, डार्क फ्रिंज है। ठीक, और एक डार्क और है यहां पर। ठीक, और फिर एक डार्क और बना लेते हैं, 3 डार्क बना लेते हैं, ये डार्क फ्रिंजेस है। ठीक है, मतलब अदीप्त फ्रिंज है। ठीक, अब देखो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अदीप्त, ये डब्लू कहलाता, चाहे ये ब्राइट फ्रिंज है, ये आपकी ब्राइट फ्रिंज है, ये कैसी है, ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, समझ गया सबको। ठीक, देखिए ये है आपकी क्या, फ्रिंज चौड़ाई डब्लू, ब्राइट फ्रिंज है, और जो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये आपकी क्या कहलाएगी, डार्क फ्रिंजों की चौड़ाई। तो हमने परिभाषा क्या बताया, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। थोड़ा ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा टिपिकल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, तो देखिए किन्हीं दो दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या कहलाती है, आपकी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, तो चलिए भाई माना, यहां पे माना एमवी तथा M+1V दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। ठीक है, माना MV तथा M+1V दीप्त फ्रिंज की स्थिति, YM तथा YM+1 है। ठीक, ये दोनों हमने मान लिया। माना दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, तो माना MV तथा M+1V दीप्त फ्रिंज की स्थिति YM तथा YM+1 है। तो आप यहां पर लिख लीजिए YM = अभी निकला है MD λ/d। तो यहां से YM+1 कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, ये हो जाएगा M+1 × d λ/d, ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो अगर अब आपको इसको कहा जाए फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना, तो WM बराबर क्या हो जाएगा, YM क्या हो जाएगा आपका, YM = देखिए यहां पर W बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई, दोनों के बीच की दूरी। तो कैसे निकालेंगे, YM+1 और माइनस का YM, वैल्यू रख लेते हैं। W = YM+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, देखो M+1 × d λ/d, कैपिटल D है यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका कितना, कैपिटल D λ/d माइनस YM की वैल्यू कितनी है, MD λ/d, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहां से अब इधर हम कुछ बिगाड़ दे रहे हैं थोड़ा सा, देखिए देखिए यहाँ पर हमने W = ये निकाला, यहाँ से देखो d λ/d कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए W बराबर d λ/d कॉमन, इस तरीके से बचा क्या, M+1 और माइनस का 1 कैंसिल, मतलब W बराबर क्या बचा आपका, MD λ/d। ठीक, ये हो गया आपका। इसको W ब्राइट कह लेंगे, क्या कहेंगे,
W ब्राइट, बी से दिखा लिया हमने, ठीक। तो इस तरीके से दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आपकी निकल आई। अब इसी प्रकार से अगर अदीप्त फ्रिंज, भाई परिभाषा में मैंने आपको दोनों बताया ना कि दीप्त फ्रिंज की किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं आप अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, किसकी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक। अगर अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए मान लेते हैं फिर से वैसे जैसे माना था, माना mv तथा m+1v अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति कितनी है आपके पास, देखिए ym तथा क्या मानेंगे, ym+1, ये मानेंगे +1 नीचे ही है सफिक्स में, ये हो जाएगा। तो देखिए ym इज अदीप्त के लिए ym क्या हो जाएगा आपका, देखिए अदीप्त के लिए ये निकलाया है तो ये हो जाएगा 2m-1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d, ठीक। तो ym+1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बड़ा ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर, ठीक, बड़ा ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में m+1-1 और यहाँ पर डी लैम्डा बाई 2d, ये हो जाएगा। तो ब्रैकेट खुलेगा तो बचा कितना आपके पास, ym+1, ये बचा आपका कितना, बोलिए 2m+2-1 और यहाँ पर d लैम्डा बाई 2d। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ym+1 इज इक्वल टू, भाई 2m+1 बचेगा, 2m+1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d लैम्डा बाई 2d, ये निकल आया आपका ym+1। तो w बराबर अभी अभी हमने फार्मूला बताया आपको, w बराबर क्या हो जाएगा, ym+1 माइनस कितना, ym, दोनों वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो जब दोनों वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा w बराबर w डार्क कह लो आपकी, क्या कह लेंगे, w डार्क, इसको कह लेंगे w डार्क, यहाँ w ब्राइट निकाला था, अब w डार्क, तो ये हो जाएगा ym+1, दोनों वैल्यू रख लो, 2m+1 और बचा कितना आपके पास, डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई 2d और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2m-1 इंटू ym की वैल्यू क्या है 2m-1, क्या हो जाएगा आपका 2m-1 और इंटू डी लैम्डा बाई 2d। कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन कर लो, wd इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन हो रहा है आपका डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई 2d कॉमन, बचा आपका 2m+1 ये वाला भाग और माइनस का 2m+1, ये बचा आपका 2m से 2m कैंसिल, 1 1 मिलके 2d। तो w डार्क बराबर हो जाएगा d लैम्डा बाई 2d और इंटू कितना, 1 1 मिलके कितना 2, 2 से 2 क्या हुआ है कैंसिल। तो इसका मतलब जो आपका wd है, ठीक है, wd जो है वो क्या है आपके पास d लैम्डा बाई d, ठीक है, क्या है आपके पास d लैम्डा बाई d, ठीक है, समझ में आया सबको, देख लीजिए wd बराबर क्या है आपके पास d लैम्डा बाई d। देखिए ये हो गया आपका इसका फार्मूला, ठीक। देखिए बच्चों यहाँ वाले सूत्र में एक गलती हो गई, देखो यहाँ से डी लैम्डा बाई डी जब कॉमन किया जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, देखिए यहाँ बचेगा m, क्या बचेगा आपके पास m, और जब m बचेगा तो ये 1 रह जाएगा और m क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर जो w ब्राइट आएगा wb इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी और wd इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कॉमन फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए ये हो जाएगा w इज इक्वल टू m+1 डी लैम्डा बाई डी और यहाँ पर अगर इसको कॉमन कर लिया, डी लैम्डा बाई डी को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा आपके पास, देखिए m+1-1 तो m कैंसिल 1 बचा, तो ये wb हो गया, मतलब wb और wd मतलब ब्राइट फ्रिंजों और डार्क फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हुई बराबर। अतः इस बात से इससे क्या पता चलता है आपको कि व्यतिकरण में जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई अगर मोनोक्रोमेटिक ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है तो फ्रिंज चौड़ाई क्या है, बराबर है। अगर उसकी जगह पर कोई और लाइट ली गई, जैसे सनलाइट ले ली गई, तो उसमें हमने आपको बताया था कि लाल रंग के फ्रिंजों की चौड़ाई अधिक होगी जबकि बैगनी रंग के फ्रिंजों की चौड़ाई सबसे कम होगी और कई रंग के फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंजें मिलेंगी। व्यतिकरण की घटना घटित होगी लेकिन कई रंग में होंगी, उसको स्पष्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया गया था, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये आपका इस तरीके से व्यतिकरण हो गया। तो व्यतिकरण की कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है, आपको पता है क्या होनी चाहिए। व्यतिकरण के लिए सबसे पहले कुछ शर्तों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए व्यतिकरण की शर्तें जो बोर्ड परीक्षा में ये डेरिवेशन प्लस शर्तें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। व्यतिकरण की शर्तें जो होनी चाहिए, एक तो पहली बात
स्रोत जो प्रकाश स्रोत जो होना चाहिए वो कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कला संबद्ध स्रोत, मतलब उनसे निकलने वाली द्वितीयक तरणिकाओं के बीच कलांतर क्या हो? शून्य हो। ठीक, ये हो गया आपका। दूसरा होना चाहिए S1 और S2 जो है ये बहुत पास होने चाहिए, बहुत दूर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जो कैपिटल D की वैल्यू है, कैपिटल D की जो वैल्यू है मोर ग्रेटर देन स्मॉल d होनी चाहिए। बात समझे? मतलब इस कैपिटल D की दूरी जो है वो स्मॉल d की तुलना में क्या होनी चाहिए? बहुत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? तो इस तरीके से ये कुछ शर्तें हैं जिनको आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस तरीके से व्युत्कर्ण का ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे विवर्तन के लिए हम जो है नेक्स्ट डे में अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग।